Hello friends, how are you? Welcome back again on English Ocean and this is Sadhna. Today we are going to discuss about TGT English Specific section. आज की इस वीडियो में आपकी हर वो प्रॉब्लम, हर वो मुश्किल सॉल्व होने वाली है जो TGT इंग्लिश एस्पिरेंट फेस करते हैं। ना सिर्फ एचटेट बल्कि TGT का जहाँ भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आपका जो पेपर है सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। एक जर्नल पेपर होता है और एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक पेपर होता है। उसमें मार्क्स भले ही कम या ज़्यादा हों बट हर एग्ज़ाम में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें ये पार्ट्स होते हैं: पेडागॉजी, ग्रामर, एंड लिटरेचर। ठीक है, ये तीन पार्ट से आपके क्वेश्चंस आते हैं: पेडागॉजी, ग्रामर और लिटरेचर। चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, CTET, HTET, DSSB, KVS, NVS, सभी का पैटर्न सेम है। मार्किंग सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंस होता है हर पेपर में, बाकी पैटर्न यही रहता है। आपका लैंग्वेज कंटेंट होता है और पेडागॉजी होती है। लिटरेचर डिपेंड करता है एग्ज़ाम के ऊपर। कई बार NCERT से पूछते हैं और कई बार UGC नेट तक का लेवल आ जाता है। जैसे DSSB जैसे एग्ज़ाम है उसमें हमारा UGC नेट का जो सिलेबस है नॉट सो रीच, उसी के आसपास हमें पूछा जाता है। तो आज हम HTET TGT एग्ज़ाम में 60 नंबर की जो इंग्लिश सेक्शन आता है उसको सॉल्व करेंगे। अब जो बच्चे TGT इंग्लिश के नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या उनको इस वीडियो से देखने से कुछ फ़ायदा होगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पेडागॉजी नहीं आती आपके पेपर में, लेकिन जर्नल पेपर में आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और ग्रामर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस वीडियो से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये वीडियो बोथ जनरल पेपर और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट है। लेट्स गेट स्टार्ट। ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में मैंने टारगेट रखा है 1 to 60 कंप्लीट करने का। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ करेक्टली पंचुएटेड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्टली, जिसमें पंचुएशंस लगी हुई हैं। ओके, सो द फर्स्ट इज़ रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने सब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल में रखा है, ये कैपिटल होना चाहिए था। ठीक है, सेकंड हमारा रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे देखो ही सैड के बाद कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा आता है, इन्होंने डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किया है। ओके, और फोर्थ हमारा रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज C। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे तो हमने समझ लिए सारे ऑप्शंस। इन डायरेक्ट स्पीच ए कॉमा precedes the quotation and the first letter is capitalized। वही सब है जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट लेटर कैपिटल होना था, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा आना था। यही सारी मिस्टेक रही हैं और इसमें जो मिस्टेक है वो कॉमा की है और यहाँ पे फुल स्टॉप की है। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ इनॉर्मस। मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे इसको, इनॉर्मस। इनॉर्मस का जो सिनोनिम होता है, करेक्ट सिनोनिम इसका ह्यूज होता है। अब मान लो पेपर में आप चले गए, आपको इनॉर्मस का मीनिंग नहीं पता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ऑड वन आउट
करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट ऑफ द केस ऑड वन आउट से हमारा जो सिनोनिम एंटोनिम वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। ये लास्ट टाइम सिचुएशन के लिए ट्रिक है, इसको बिल्कुल भी एज मच सीरियस मत ले लेना कि आप टॉपिक ही छोड़ दो। टाइनी, वीक और ऑर्डिनरी, ये तीनों क्या हैं? नेगेटिव टैग वर्ड है ना। वीकनेस दिखा रहे हैं। ह्यूज, ये ऑड वन आउट है, इसलिए आंसर क्या होगा? ह्यूज। विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? अच्छा, पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? एक्टिव से पैसिव जब बनाते हैं तो क्या करते हैं? पैसिव वॉइस की सबसे मेन जो दो पहचान है वो ये है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम पैसिव वॉइस को? एक तो जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है वो रिवर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दूसरी क्या पहचान है कि इसमें आपको थर्ड फॉर्म यूजुअली दिखाई देगी, ठीक है। तो देखते हैं। शी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे है। इस सॉन्ग इज संग बाय हर, सॉन्ग ने सब्जेक्ट की जगह ले ली और सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की जगह ले ली और थर्ड फॉर्म भी दिखाई दे रही है, तो दोनों पहचान यहाँ पे आ गई ना। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। शी विल सिंग अ सॉन्ग, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं एचटेट एग्ज़ाम होने तक आपके साथ बिल्कुल ऐसे ही बनी हुई हूँ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस करने की पूरी कोशिश रहेगी। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई ये वाला वर्ड बिल्कुल अच्छे से देख के जाना। मैंने 3 से 4 पेपर्स के जो सेट देखे हैं उनमें अकोमोडेशन वर्ड पूछा गया है, तो याद रखना CCMM वाला है। ACCMODATION, CCMM वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। ट्रांसपेरेंट का एंटोनिम बताना है। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसमें आर पार क्लियर दिखाई दे, जो पारदर्शी हो। क्लियर इसका सिनोनिम हो गया। स्मूथ मतलब हमें कोई कठिनाई ना हो रही है, तो स्मूथ इसका सिनोनिम होगा। थिन जो पतला होगा वही तो ट्रांसपेरेंट होगा ना, तो करेक्ट आंसर है एपेक्यू। क्लियर। प्लूरल ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस का प्लूरल बताना है, तो क्राइसिस का प्लूरल होगा क्राइसिस। इसमें SIS की जगह SES ऐड हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक। He has been living here dash 2010। देखो ये कौन सा टेंस है, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये है हमारा हैज़ बीन से पता लगाएंगे। टाइम दिया हुआ है, हैज़ बीन के साथ ING वाली फॉर्म आ रही है, तो ये तो हमें पता चल गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? हैज़ बीन आ रहा है यहाँ पे, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। इसमें हम क्या करते हैं, कोई टाइम दे रखा होता है, कोई भी ड्यूरेशन, तो उससे पहले सिंस या फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज़ होता है और फॉर एक ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लो वो कह रहा है फॉर 5 years या फिर फॉर 2 years, तो पता नहीं ना हमें कौन से 5 years कौन से 2 years, तो
यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक जब टाइम बता दिया, उसने स्पेसिफिक टाइम बताया 2010, क्या कई सारी 2010 होंगी, नहीं, एक स्पेसिफिक ईयर है ये, तो यहाँ पे यूज होगा सिंस। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करनी है, शी रन्स क्विकली। अच्छा, उसने अंडरलाइन नहीं किया, इसमें अंडरलाइन वर्ड है आपका, वेट अ मिनट, अंडरलाइन वर्ड है क्विकली। तो क्विकली इसमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये बताना है। तो देखो, एक तो ये वर्ब के साथ आ रही है, ये पहचान है, वर्ब के साथ जो आएगी वो एडवर्ब होगी, ठीक है। और अगर हम डेफिनेशन देखते हैं एडवर्ब की, तो वो वर्ड्स जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, जैसे वो कैसे भागती है क्विकली, तो भागने की जो डेफिनेशन है, मॉडिफिकेशन है, वो किसने की, क्विकली ने, ठीक है। क्विकली ने उसकी विशेषता बताई, तो यहाँ पे जो क्विकली वर्ड है वो एक एडवर्ब है। क्लियर? आई होप क्लियर है। अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। पैसिव वॉइस ऑफ दे आर वॉचिंग अ मूवी, इसका हमें पैसिव बनाना है, तो कैसे बनाएंगे पैसिव, देखो, पैसिव बनाते वक्त एक चीज़ तो ये याद रखनी है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए मूवी, ये हमने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आया है आर, तो आर किसके अकॉर्डिंग आया था, दे के अकॉर्डिंग, पर हम मूवी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को जब चेंज करेंगे तो बीइंग आएगा पैसिव बनाते वक्त, ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, बाय, दे जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बनेगा, दैम। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर इज सी। वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु राइट्स बोथ हैंड्स, एक ऐसा पर्सन जो दोनों हाथों से लिख सकता है। 3 इडियट में वायरस था ना, वो दोनों हाथों से इक्वली लिख सकता था, एक साथ लिख सकता था को, तो उस पर्सन को बोलते हैं एम्बीडेक्स्टरस। क्या बोलेंगे उसको, एम्बीडेक्स्टरस। ये अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज कर पाते हैं। फिल इन द ब्लैंक, ही अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट, वो माफ़ी मांगता है किसके लिए, तो के लिए का प्रपोजिशन हमारा होता है फॉर। करेक्ट प्लूरल ऑफ ऑक्स, ऑक्स का करेक्ट प्लूरल होता है ऑक्सन। Let's move to the question number 13. Change into indirect. He said, I am tired. तो हमें इसको indirect में change करना है। He said को he said रहने देंगे, उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके आएगा दैट, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। अगर क्वेश्चन मार्क वाला होता तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम इफ लिखते हैं। अब आई, आई जो है वो सब्जेक्ट है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग, ही।
उसने अपने लिए कहा है ना, एम पास्ट में चेंज हो जाएगा, वॉज, एम की पास्ट फॉर्म वॉज होती है, अब वॉज क्यों हुआ, इसको पास्ट में क्यों किया। देखो उसने कहा कि वो थका हुआ है, तो जब हम किसी और को बताएंगे तो वो तब तक पास्ट हो चुका होगा, वो जो बात है वो तब तक पास्ट हो चुकी होगी। हम तुरंत की तुरंत तो ट्रांसफ़र कर नहीं रहे, कुछ देर बाद बताएंगे, तो इसलिए यहाँ पे पास्ट हो जाएगा ये टायर्ड। क्लियर? आइडेंटिफाई द टेंस, इसमें हमें टेंस पहचानना है। तो टेंस पहचानने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को देखना है। हैज़, हैज़ कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में भी हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है? परफेक्ट में। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंटोनिम ऑफ एक्सपांड, एक्सपांड का जो एंटोनिम होगा यानी कि विलोम। एनलार्ज विस्तार देना, बढ़ाना, स्प्रेड फैलाना, ब्रॉडन विस्तार देना, ये तीनों ही इसके सिनोनिम हैं। एंटोनिम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज डी। डी इज द अपोजिट ऑफ एक्सपांड। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन। आर्टिकल में आपको वाल और कॉन्सोनेंट नहीं देखना बल्कि साउंड देखना है। तो ऑ की आवाज आ रही है, ऑनेस्ट। तो जो ये है ये क्या है? ये स्वर है, वाल है, तो यहाँ पे आएगा एन। एन इज द करेक्ट आंसर। वन वर्ड फॉर वन हु हेट मैनकाइंड। जो मैनकाइंड से हेट करता है वो कौन होता है? मिसैंथ्रोप। कौन होता है? मिसैंथ्रोप। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमें करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है। ही इज एंग्री डैश मी। वो गुस्सा था, किस पर? उस पे। तो गुस्सा, जो एंग्री वर्ब है वो विद प्रीपोजिशन लेती है जब हम दिखाते हैं कि गुस्सा किसके ऊपर है। तो एंग्री के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? विद। ठीक है, इसमें ये चीज़ याद रखना, अगर कोई पर्सन है तो एंग्री विद आएगा। अगर कोई सिचुएशन है, मतलब उसको किसी बात पे, किसी मुद्दे पे गुस्सा आया है, तो एंग्री एट आएगा। करेक्ट द सेंटेंस शी डोंट नो द आंसर। इसको करेक्ट करना है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, जो सिंगुलर है वो हमेशा एस या एस वाली फॉर्म लेता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? डू की जगह डज। शी डजंट नो द आंसर। बेनेवोलेंट का सिनोनिम बताना है। बेनेवोलेंट होता है काइंड, दयालु को बोलते हैं हम बेनेवोलेंट। व्हाट इज अ नाउन? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मुझे लगता है इजीएस्ट क्वेश्चन यही है आज के सेट का। विच इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इनमें से हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताना है, बट उसके लिए हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम कोई भी डिक्लेरेशन करते हैं, मतलब हम
कोई भी बात या कोई भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ योर नेम, क्या हमने इसमें कुछ डिक्लेरेशन की? नहीं, बल्कि एक क्वेश्चन पूछा। ओपन द डोर, हमने इसमें डिक्लेरेशन की? नहीं, ऑर्डर दिया। डू योर होमवर्क, इसमें भी हमने ऑर्डर दिया। आई लाइक आइसक्रीम, उसने ये डिक्लेयर किया कि उसको क्या पसंद है? आइसक्रीम। सो द करेक्ट आंसर इज आई लाइक आइसक्रीम। ये फैक्ट बताते हैं, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं ये क्या करते हैं? फैक्ट बताते हैं। फाइंड द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम बताना है, यानी कि अपोजिट। तो ऑप्टिमिस्ट जो पॉजिटिव सोचता है, उसका अपोजिट होगा पेसिमिस्ट जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस ही इज अ गुड बॉय। इसमें हमें क्या बताना है? एडजेक्टिव। तो इसमें नाउन देखो क्या है? बॉय, उसकी विशेषता किसने बताई? गुड ने। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा? गुड। चूज द करेक्ट फॉर्म शी डैश गो टू स्कूल एवरी डे। ये उसी की तरीके का आ गया, सिंगुलर के साथ डज। सो द करेक्ट आंसर इज डज। चूज द करेक्ट कंजक्शन, इसमें हमें करेक्ट कंजक्शन बताना है। ही इज पुअर डैश ऑनेस्ट। ये दो कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, ज़्यादातर गरीबी में लोग ऑनेस्ट नहीं रह पाते, तो कंट्रास्ट को दिखाने के लिए यहाँ पे आएगा बट। विच ऑफ दीज इज अ होमोफोन, इसमें से कौन सा एक होमोफोन है? होमोफोन वो वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग हो सकते हैं। जैसे ये भी राइट है और ये भी राइट है, ये लिखने वाला राइट है और ये अधिकार वाला राइट है। विच सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस फ्यूचर में है? इसमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट। इसमें इज एम आर के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आई है, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है पास्ट परफेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज सी, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इनमें से करेक्टली स्पेल वर्ड को बताना है। तो डेफिनेटली की स्पेलिंग DEFINITELY इज द करेक्ट। फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से हमें ऑड वन आउट निकालना है। तीन एक जैसे होंगे, एक उनसे अलग होगा, उसको हमें फाइंड आउट करना है। काउ, डॉग, टाइगर तीनों एनिमल हैं, अलग क्या है? टेबल। टेबल इनसे मैच नहीं करती, वो लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो इसके साथ हमारे 30 क्वेश्चन लैंग्वेज पोर्शन के हो चुके हैं। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ TGT इंग्लिश सैम्पल पेपर and you can say previous year question papers, and we continue to the part 2. If you like, please subscribe English Ocean because it's your study buddy. Thank you for watching.